नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद रेनॉस। जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक पॉलिसी मेकर हैं जो अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं। आप ज्यादा जॉब्स, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और शायद कोई नई इंडस्ट्री को भी ग्रो होते देखना चाहते हैं। लेकिन आप शुरू कहां से करें? क्या आपको पीछे रहना चाहिए या फिर कुछ इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए एक्टिवली स्टेप इन करना चाहिए? यही चैलेंज इस रिपोर्ट में एक्सप्लोर किया गया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट अप्रोचेज इन द 21st सेंचुरी। और ये पता चलता है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट्स के लिए जो टूल किट है वो एक जनरेशन पहले के मुकाबले काफी अलग दिखती है। बिल्कुल। आप जानते हैं, काफी लंबे समय तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक तरह से टैबू माना जाता था, लेकिन अब पूरा लैंडस्केप बदल चुका है। हाल ही में दुनिया भर के देशों के साथ काम करने वाले डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट्स के एक सर्वे में 80% ने बताया कि सिर्फ पिछले एक साल में गवर्नमेंट्स ने इसी टॉपिक पर उनसे एडवाइस मांगी। 80%? ये तो बहुत बड़ी वापसी है, पर सवाल ये है कि अभी ही क्यों? इस मांग के पीछे क्या वजह है? ये फिर से बेसिक्स पर आ जाता है, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट। आप देखिए, जहां एडवांस्ड इकोनॉमीज अक्सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी या क्लाइमेट चेंज जैसे गोल्स के साथ परस्यू करती हैं, वहीं डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स ज़्यादातर क्लासिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मोटिवेटेड होती हैं। उनका मुख्य फोकस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और कैपिटल अट्रैक्ट करना होता है। सही बात है। तो ये सिर्फ सुरक्षा के लिए माइक्रोचिप्स बनाने जैसा नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल। रिपोर्ट इसे ऐसे डिफाइन करती है कि कोई भी गवर्नमेंट एक्शन जो किसी स्ट्रेटेजिक बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने की उम्मीद रखता है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें एग्रीकल्चर, सर्विसेज और दूसरे सेक्टर्स भी शामिल हैं। और जहां 1993 की फेमस ईस्ट एशियन मिरेकल रिपोर्ट इस बात को लेकर स्केप्टिकल थी कि क्या उस तरह का ग्रोथ एक्सपीरियंस दोबारा रेप्लिकेट किया जा सकता है, वहीं न्यू एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि अब ये पहले से ज्यादा पॉसिबल है। ग्लोबल एजुकेशन लेवल्स अब हायर हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंप्रूव हुए हैं और इकोनॉमीज पहले से ज्यादा ओपन हो गई हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट रेडी है, लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जिसने मुझे सच में सरप्राइज किया जब मैंने डेटा देखा। मुझे लगता है ज्यादातर लोग ये अज्यूम करते हैं कि बड़े हेडलाइंस जैसे यूएस या यूरोप का ग्रीन टेक को सब्सिडाइज करना यही दिखाते हैं कि रिच कंट्रीज ही सारा हैवी लिफ्टिंग कर रही हैं, लेकिन डेटा कुछ अलग ही दिखाता है। बिल्कुल। हकीकत यह है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। जब आप नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स को रिव्यू करते हैं, तो लो इनकम कंट्रीज एवरेज में 13 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को टारगेट करती हैं और हाई इनकम कंट्रीज सिर्फ 5 को टारगेट करती हैं। 13 वर्सेस 5? तो डेवलपिंग नेशंस कम रिसोर्सेज में ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम अपर मिडिल इनकम कंट्रीज को देखें, तो टोटल बिजनेस सब्सिडीज यानी डायरेक्ट फंडिंग प्लस टैक्स ब्रेक्स सभी कंट्री इनकम ग्रुप्स में ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं, जो एवरेज में जीडीपी का 4.2% है। लेकिन यहाँ एक फिक्शन पॉइंट आता है। लो इनकम कंट्रीज के पास अक्सर सब्सिडीज देने के लिए कैश नहीं होता या उन्हें मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए वो एक अलग टूल की तरफ जाते हैं, इम्पोर्ट टैरिफ्स। टैरिफ्स? ये तो बहुत कड़ा और सीधा कदम लगता है। हाँ, बिल्कुल। लो इनकम कंट्रीज इंपोर्ट टैरिफ्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके रेट्स एवरेज में 12% होते हैं, जबकि हाई इनकम नेशंस में ये सिर्फ 5% के आसपास होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास फिस्कल स्पेस की कमी होती है। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स पर टैरिफ रेट्स का वेरिएशन एडवांस्ड इकोनॉमीज के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ये हाई वेरिएशन इस बात का संकेत है कि टैरिफ सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें सिलेक्टिवली कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। और यही हमें रिपोर्ट के पहले बड़े टेक अवे तक ले जाता है, कंट्री की कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से सही टूल को मैच करना। हाँ, यहाँ रिपोर्ट ने कार वाला उदाहरण दिया है ना? मुझे वो बहुत मददगार लगा था। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। रिपोर्ट फर्स्ट चॉइस टूल्स और सेकंड चॉइस टूल्स के बीच फर्क बताती है, जहां फर्स्ट चॉइस टूल्स सीधे मार्केट फेलियर्स को फिक्स करते हैं, जबकि सेकंड चॉइस टूल्स इनडायरेक्ट तरीके से रेगुलेट करते हैं।
किसी सेकेंड चॉइस टूल जैसे टैरिफ का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे एक ऐसी कार को जो राइट की तरफ खिंचती है उसकी अलाइनमेंट को ठीक करने के बजाय टायर्स को अनइवन तरीके से इन्फ्लेट करके ठीक करने की कोशिश करना। इससे कार थोड़ी देर के लिए सीधी चल सकती है लेकिन बाकी जगहों पर वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। ये पूरी तरह समझ में आता है। तो अगर आप एक पॉलिसी मेकर हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अलाइनमेंट ठीक करने का खर्च उठा सकते हैं या फिर आप बस टायर्स के साथ ही उलझे रह गए हैं? आपको 3 फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा: गवर्नमेंट बैंडविड्थ, लोकल मार्केट साइज और फिस्कल स्पेस। अगर आपका मार्केट छोटा है और फंड्स लिमिटेड हैं, तो आप सीधे किसी रिच कंट्री की स्ट्रैटेजी को कॉपी नहीं कर सकते। ऐसे देशों के लिए रिपोर्ट इंडस्ट्रियल पार्क्स को अक्सर एक फीजिबल फर्स्ट चॉइस के रूप में सजेस्ट करती है। ये कोऑर्डिनेशन फेलियर्स जैसे पावर और लॉजिस्टिक्स को सॉल्व करते हैं और इसके लिए मैसिव फिस्कल आउटलेस की जरूरत भी नहीं होती। और उन देशों का क्या जिनके पास ज्यादा संसाधन है? बड़ी इकोनॉमीज जिनकी कैपेसिटी हाई होती है वो कॉम्प्लेक्स टूल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे इनोवेशन सब्सिडीज जो बिजनेसेस को ग्रांट्स देती हैं ताकि वे नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करें या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो उन्होंने पहले कभी नहीं बनाए हों। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको मैनेज करने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। सही बात है, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उस पैसे पर नजर रख सके। बिल्कुल, मिसमैच का रिस्क सच में रियल है। कई डेवलपिंग इकोनॉमीज टैरिफ्स पर रिलाई करती हैं क्योंकि उन्हें इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, लेकिन छोटे मार्केट में ये अक्सर उल्टा पड़ जाता है। 2000s में अर्जेंटीना के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को देखिए। टैरिफ्स ने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट तो किया, लेकिन इससे हाई कॉस्ट्स और लो क्वालिटी देखने को मिली क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि कंपटीशन बना रहे। तो 19th सेंचुरी यूएस स्टील स्ट्रैटेजी को कॉपी करना काम नहीं करेगा अगर आपके पास 19th सेंचुरी यूएस जैसा बड़ा मार्केट नहीं है। उनके पास आयरन और जैसे सारे रिसोर्सेज लोकली मौजूद थे और उन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इससे मेरे लिए सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। सही कहा, और यही हमें दूसरे बड़े निष्कर्ष तक ले जाता है, पोर्टफोलियो अप्रोच। एक पुराना आइडिया है साइंटिफिक टारगेटिंग का कि गवर्नमेंट बैठकर एकदम परफेक्ट विनर चुन सकती है। रिपोर्ट कहती है ऐसा करने की कोशिश बंद करो। इसके बजाय ये मानो कि कुछ प्रोजेक्ट्स फेल होंगे और रिस्क्स के एक पोर्टफोलियो को मैनेज करो। एक पोर्टफोलियो एक निवेशक की तरह। तो आप अपने दांव को सुरक्षित रखते हैं, है ना? एक तरह से हाँ। गवर्नमेंट्स अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से स्ट्रैटेजी को 3 रिस्क लेवल्स में बैलेंस कर सकती हैं। लो रिस्क मतलब कि आप उसी चीज को सपोर्ट करें जिसमें आप पहले से ही अच्छे हैं। मीडियम रिस्क में उन एक्टिविटीज को टारगेट किया जाता है जो एडजेसेंट होती हैं, जैसे कोस्टा रिका का बनाना से पाइनएप्पल्स की तरफ जाना। उन्होंने सिमिलर एग्रीकल्चरल टेक का इस्तेमाल किया, इसलिए ये एक सुरक्षित निर्णय था। और हाई रिस्क? हाई रिस्क मतलब अपनी करंट कैपेबिलिटीज से काफी दूर किसी चीज को टारगेट करना, लेकिन कभी कभी इसका फायदा भी होता है, जैसे भारत के तमिलनाडु और आईफोन का केस। ओ, मैंने ये देखा था, वे अब वहाँ आईफोन 16 असेंबल कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, और इसमें टॉप डाउन और बॉटम अप स्ट्रैटेजी का मिक्स था। नेशनल गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए, यही हाई रिस्क टॉप डाउन पार्ट था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु ने एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन फेलियर को सॉल्व किया। उन्होंने 18,000 वर्कर्स के लिए लार्ज स्केल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया। प्राइवेट डेवलपर्स इसे फंड नहीं कर रहे थे, इसलिए स्टेट ने खुद आगे आकर ये काम किया। 18,000 लोग। देखिए, मुझे यही हिस्सा पसंद आया। ये सिर्फ टैक्स में छूट नहीं है, ये सचमुच घर बनाना है ताकि लोग वाकई वो नौकरी कर सकें। बिल्कुल, ये एक ठोस समस्या का ठोस समाधान था। लेकिन हमें सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में भी ईमानदार होना होगा। यदि आप जोखिम लेते हैं तो आप असफल भी होंगे। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सरकारों में हारने वालों को छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। राजनीति में ये सुनना मुश्किल लगता है। कोई भी ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि कोई प्रोग्राम फेल हो गया है। ये मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी है। रिपोर्ट सनसेट क्लॉजेस रेकमेंड करती है, यानी सपोर्ट के साथ ऑटोमेटिक टर्मिनेशन डेट्स होनी चाहिए। लेकिन ये जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा टाइम ले सकता है। आमतौर पर नई एक्टिविटीज को ग्राउंड पर शुरू होने में करीब 10 साल लग जाते हैं। उसके बाद ही इसे एक्सटेंड किया जाना चाहिए, वो भी तभी जब प्रोडक्टिविटी बढ़ने के ठोस सबूत हों। तो सरकारी पैसे पर पलने वाले ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट्स हमेशा के लिए नहीं चलेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको इसे चलाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। आपको इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। हिस्टोरिकली हमने टेक्नोक्रेटिक आइडियल को देखा है, जैसे जापान का फेमस MITI। आज के समय में ये रोल इंडिपेंडेंट एजेंसीज निभाती है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज या नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स। रिपोर्ट इनके इफेक्टिवली काम करने के लिए 3 क्रिटिकल क्राइटेरिया को आउटलाइन करती है। बताइए, क्या है वे? सबसे पहले एम्बेडेडनेस। एजेंसी को प्राइवेट सेक्टर के साथ लगातार डायलॉग में रहना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि माई प्रॉब्लम्स और योर प्रॉब्लम्स में क्या फर्क है। दूसरा, कैरेट्स एंड स्टिक्स।
सपोर्ट कंडीशनल होना चाहिए। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में क्रेडिट तक एक्सेस सीधे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ था। अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो आपको लोन नहीं मिला। ये तो कठोर प्रेम जैसा लगता है। ये इफेक्टिव लव है। और तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी। एजेंसीज को अपने रिजल्ट्स पब्लिकली रिपोर्ट करने चाहिए। जैसे सिंगापुर की गवर्नमेंट लिंक्ड कंपनीज को देखिए, वे प्रॉफिटेबिलिटी पर जोर देती हैं और बाद में अपनी स्टेक्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देती हैं। वे उन्हें हमेशा के लिए होल्ड करके नहीं रखती। ऐसा लगता है कि इसमें काफी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ये सिर्फ स्पेंडिंग मनी नहीं है, बल्कि रूल्स, लिमिट्स और सही समय पर रुकने की विलिंगनेस के साथ पैसे खर्च करना है। ये एक परफेक्ट समरी है। इस रिपोर्ट का वर्डिक्ट में कंडीशनल ऑप्टिमिज्म कहूंगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई मैजिक बुलेट नहीं है। ये इकोनॉमी वाइड फंडामेंटल्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर आप इसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या खराब एजुकेशन के लिए एक टेम्पररी फिक्स की तरह यूज करेंगे तो ये फेल हो जाएगी। आपको साथ साथ उन फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी कमिट करना होगा। ये रुकने के लिए बहुत ही व्यावहारिक जगह है। ये एक टूल है, ना कि कोई चमत्कार। तो अगर हम इसे सुनने वाले पॉलिसी मेकर्स के लिए रैप अप करें, तो वो एक बड़ी बात क्या है जिसे उन्हें सोमवार को अपने ऑफिस वापस ले जाना चाहिए? आखिरी सलाह ये है कि जब भी पॉसिबल हो, मार्केट इंटरवेंशंस की बजाय पब्लिक इनपुट्स को प्रायोरिटाइज करें। उस इंडस्ट्रियल पार्क को बनाना या वर्कफोर्स को ट्रेन करना टैरिफ्स के जरिए प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने से कम इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस पैदा करता है और कम कॉस्ट में होता है। बात यह है कि ग्रोथ को फोर्स करने की बजाय उसके लिए मजबूत फाउंडेशन तैयार करना है। ये स्पष्ट है, व्यवहारिक है और सच कहूं तो काफी उम्मीद जगाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक रोड मैप है जो 20 साल पहले मौजूद नहीं था। बिल्कुल है। हम स्टेट वर्सेस मार्केट जैसे आइडियोलॉजिकल डिबेट से आगे बढ़ रहे हैं और व्यावहारिकता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये सही टूल्स का उपयोग करने, अपनी सीमाओं को समझने और प्रयोग करने का साहस रखने और रास्ते में सुधार करने के बारे में है। अब ओवर टू यू रीनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे, हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।